वेलकम इन 10th क्लास। अब हम आज इसका एक पार्ट थर्ड देखते हैं, बीमा के प्रकार। ठीक है, बीमा के प्रकार में हमने इससे लास्ट वाले वीडियो में जीवन बीमा के बारे में पढ़ा था। अब हम बीमा के जो दो और टाइप्स हैं, जिसमें मैंने चोरी बीमा को नहीं आपको इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है एक तो आपका अग्नि बीमा और एक सामुद्रिक या समुद्री बीमा। इट मीन्स फायर इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस। ठीक है, first of all we will see about the fire insurance. What is the fire insurance? In a fire insurance is that insurance contract which take place against fire and such other risks which are mentioned in the fire insurance contract. यानी फायर इंश्योरेंस वह इंश्योरेंस है जिसके अंतर्गत अग्नि से यानी आग से होने वाली घटना या क्षति के बारे में घटना का या आग के कारण का उल्लेख किया जाता है और विच आर मेंशन इन द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था, अनुबंध था, जिसमें आग से होने वाले जो आग के कारण हुए या आग से होने वाले क्षति के बारे में जिसका उल्लेख होता है वह अग्नि बीमा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अग्नि बीमा का आपको अब तक तो मतलब समझ में आ ही गया होगा कि अग्नि बीमा क्या है। जो फायर इंश्योरेंस है वो अग्नि बीमा है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि अग्नि बीमा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या नेचर बोलो या इसकी विशेषता बोलो वो क्या है। देखिए, फर्स्ट है रिटर्न डॉक्यूमेंट। ठीक है, या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं कि जो फायर इंश्योरेंस इज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। ये किस प्रकार का अनुबंध होता है? लिखित अनुबंध होता है। ठीक है, आगे आपको समझ में। नेक्स्ट, टू पार्टीज। अब विच आर द टू पार्टीज? वन इज इंश्योर्ड एंड सेकेंड इज इंश्योरर। इट मीन्स बीमाधारी और बीमित। ठीक है, द टू पार्टीज आर इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, बीमित और बीमाधारी। यहाँ पे भी ये दो पार्टीज होती हैं ये। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड नॉट नेसेसरी। रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड क्या मतलब हुआ कि इन द फायर इंश्योरेंस इफ द इंश्योर्ड गेट लॉस बाय द फायर then it may pay the half or full amount या some assured amount, but in a particular period of time the losses are not having, यानी जो हानि है वो नहीं हुई है, ठीक है, या नहीं होती है, then the insurance या insurer will not give payment of some assured। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि बाकायदा यदि अग्नि से हानि हो जाती है तब तो इंश्योरेंस कंपनी उनको आधा या पूरा भुगतान करेगी, परंतु यदि अग्नि से हानि नहीं होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के अंदर, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी सम एश्योर्ड जो जितने का भी उन्होंने बीमा करवाया, जैसे जो एक पर्टिकुलर जो राशि होती है उसका बीमा करवाया, वो उसको भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने एक्स कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवाया, फायर इंश्योरेंस अपनी शॉप का। तो फायर इंश्योरेंस के तहत यदि उसने जो है इंश्योरेंस करवाया तो अब वो पर्टिकुलर प्रीमियम या तो एक साथ दे सकता है, ठीक है, या लमसम, या तो लमसम करेगा या इंस्टॉलमेंट करेगा। तो ये ठीक है, अब वो पेमेंट कर रहा है, इस दरमियान पूरा जो पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड है तब तक तो वो करता रहा। ठीक है, घटना घटित नहीं हुई का क्या मतलब हुआ कि आग नहीं लगी। तो अब क्या वह इंश्योरेंस कंपनी को ही कह सकता है कि मुझे अपना पैसा वापस दे दो क्योंकि आग नहीं लगी? तो यहाँ पर ये गलत होगा। इंश्योरेंस कंपनी उसको किसी भी प्रकार की क्षति मतलब राशि जो उसने एज ए प्रीमियम चुकाई है वो उसको नहीं दी जाएगी। परंतु यदि उससे उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में यदि उसको बाय द फायर इंश्योरेंस यदि उसको उसकी कोई नुकसान हो जाता है, उसके यदि जैसे दुकान में आग लग जाती है मिस्टर ए के, तो बाकायदा जो है इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको भुगतान कर देगी उसके पर्टिकुलर जितनी उसकी हानि हुई है या जितना उसका सम एश्योर्ड मनी था। आगे आपको समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है पीरियड ऑफ टाइम। मैक्सिममली इट्स फॉर 1 ईयर। कितने साल के लिए होता है ये? 1 साल के लिए। ध्यान रखिएगा कि जो फायर इंश्योरेंस होता है उसका जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो कितना है? 1 ईयर है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। ठीक है, क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी का मतलब हो गया कि जैसे ये जो अनुबंध है वो किस प्रकार का अनुबंध है? एक तरह से
क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, यानी जितने की आपको क्षति हुई है उतने की आपको पूर्ति होगी। कहने का मतलब यही हुआ कि जितने की क्षति हुई है उतने की पूर्ति होगी। जैसे वही वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं, किसी ने 50,000 का इंश्योरेंस करवाया था और यदि उसके 30,000 की हानि होती है तो उसको 30,000 रुपये ही बीमा कंपनी जो है उसको चुकाएगी। और यदि किसी व्यक्ति ने 70,000 का इंश्योरेंस कराया जबकि माल उसके गोडाउन में 50,000 का ही है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 50,000 तक का ही इंश्योरेंस देगी, 70,000 का नहीं। यानी जितनी क्षति होती है उतनी उसको पूर्ति होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। इट मीन्स कि जो भी इंश्योरेंस है वो उसमें इस वाले अग्नि बीमा में कौन सा इसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है वो कौन सा होता है, प्रोटेक्शन। इट मीन्स सुरक्षा का तत्व अपनाया जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब कि इसके अंदर कौन सा वाला तत्व नहीं होगा, फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वाला नहीं होगा। कौन सा है, केवल सुरक्षा वाला। इट मीन्स जो प्रोटेक्शन वाला ही है, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है। आपको समझ में आएगा होगा प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट वाला। मैंने पहले वाले वीडियोस में बता दिया था कि प्रोटेक्शन में क्या, जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें प्रोटेक्शन भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है, केवल लाइफ इंश्योरेंस में। बाकी इन अन्य जितने भी बीमे होते हैं इंश्योरेंस वाले, उनमें केवल और केवल प्रोटेक्शन वाला ही होता है, इन्वेस्टमेंट वाला एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो और मैं इसके अंदर एक और बात बता दूं कि इसके अंदर कौन सा वर्ड का प्रयोग होता है, इंश्योरेंस। कौन सा, इंश्योरेंस। इसमें कौन सा वर्ड यूज होता है, इंश्योरेंस। यानी केवल घटना के घटित होने पर ही आपको भुगतान किया जाएगा। यदि घटना का घटित नहीं होती है तो आपको भुगतान नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको इंश्योरेंस कहते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसके अंदर एश्योरेंस होता है, उसमें इंश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत जो है या तो व्यक्ति जीता है या मरता है, फिक्स है ये। ठीक है, क्योंकि जो बीमित व्यक्ति है वो यदि अपना इंश्योरेंस कराए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35, जितने साल तक वो जीता है, जो भी उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड जब से स्टार्ट होता है तब से लेके उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वहाँ पे एश्योरेंस है कि यदि व्यक्ति जीता रहा तब भी उसको पैसे मिलेंगे और यदि व्यक्ति मरेगा ही तब भी उसको उसके परिवार वालों को पैसा मिलेगा। इसलिए वहाँ पे एश्योरेंस वर्ड का यूज होता है और यहाँ पर इंश्योरेंस वर्ड का यूज होता है। ठीक है, कि घटना यदि घटित होगी तो ही उसको पैसा मिलेगा। तो ये आपके सामने मैंने अब तक आपको अग्नि बीमा या फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स और इसकी बातें बता दी है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, वो है सामुद्रिक बीमा। देखिए, मराइन इंश्योरेंस, ये जो है 1774, यानी एक और क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट जो आगे कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है, क्या कि विच इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पुराना इंश्योरेंस कौन सा है, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, फायर इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस और एसेट्रा या थेफ्ट इंश्योरेंस। तो इसमें आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा मराइन इंश्योरेंस, यानी सामुद्रिक बीमा। ये सबसे पहले बीमा इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। लाइफ इंश्योरेंस से भी पहले ये वाला बीमा आया था और वो कब आया था, 1774, कहाँ पर, लंदन में। ठीक है, ये आपको बात हो गई। अब सामुद्रिक बीमा क्या है, अब जो अग्नि बीमा है वही सामुद्रिक बीमा है। पर सामुद्रिक बीमा के अंतर्गत क्या होता है कि जो समुद्र से रिलेटेड जो जहाँ पे बीमे की बात की जाती है वो सामुद्रिक बीमा है। इट मीन्स इट रेफर्स टू द इंश्योरर अंडर विच द इंश्योरर प्रॉमिस द इंश्योर्ड टू कंपनसेट फॉर द लॉस इफ एनी कॉज्ड बाय मराइन पेरिल्स। यानी समुद्र के कारण से यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड को उसका कंपनसेशन देगा। यहाँ पे समुद्र से संबंधित बातें जुड़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस समुद्र से संबंधित और कौन कौन सी जो विषय, यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ मराइन इंश्योरेंस क्या क्या है, मतलब समुद्र का जो सामुद्रिक जो बीमा है उसके अंदर इंश्योरेंस किस किस के अंदर होता है, सब्जेक्ट मैटर क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें ये देखिए 4 मैटर है, 1, 2, 3 और 4। इन 4 मैटर के अंतर्गत ही इंश्योरेंस होता है। कौन सा, मराइन इंश्योरेंस, यानी सामुद्रिक बीमा, जिसमें फर्स्ट है माल अथवा कार्गो का बीमा। ठीक है, माल अथवा कार्गो का बीमा। अब ये जो कार्गो जो है आप उसे क्या कह सकते हैं कि जो समुद्र के द्वारा जो माल ढोया जाता है, ठीक है, यानी जो समुद्री जहाज जो है ना, मतलब समुद्र के ऊपर जो जहाज चल रहा है, यानी जहाज के अंदर जो माल है उसे हम कार्गो कहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो जो माल है उसका जो बीमा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो समुद्री जो
मराइन इंश्योरेंस जो कंपनीज करती हैं वो किसका बीमा करती है? केवल माल का, कार्गो का बीमा करती है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो उत्पन्न वाली, अब माल से संबंधित क्या क्या जोखिमें हो सकती है, जैसे युद्ध हो गया हो और आपका जो माल है उसको क्षति पहुंची है, यानी समुद्र जहाज को क्षति पहुंची तो माल को भी क्षति पहुंची, या चोरी हो गया हो, या समुद्री लुटेरे जो हैं उन्होंने उसको क्या कैच कर लिया हो, या फिर बाकायदा जो है आग लग गई हो। ठीक है, आग आग वहाँ पे फिर फायर इंश्योरेंस नहीं होगा, क्योंकि माल का बीमा करवाया और वो किस में करवाया? समुद्र में, सामुद्रिक में, मराइन में, इसलिए वो मराइन में ही चला जाएगा। कौन सी कैटेगरी में, कौन से सब्जेक्ट मैटर पे जाएगा? माल इंश्योरेंस, इट मीन्स कार्गो इंश्योरेंस के अंतर्गत वो जाएगा। तो कार्गो के मैंने आपको कारण बता दिए, जैसे लुटेरे हुए, चोरी हुई, आग नहीं हुई, है ना, और किसी प्रकार की टूट फूट, तो वो जो बीमा होता है वो कार्गो इंश्योरेंस कहलाता है। यानी जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप जो है वो पहले टाइप्स देखते हैं कि हमें कौन से टाइप का इंश्योरेंस करवाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड, जहाज का बीमा। अब ये जहाज का बीमा कौन करवाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जहाज का बीमा जहाजी कंपनी करवाएगी। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? हल इंश्योरेंस। ठीक है, हल इंश्योरेंस। ठीक है, इसे हल इंश्योरेंस या जहाज का बीमा भी कहते हैं। अब ये जहाज पर जो माल जैसे लदे जो बाती, ये जहाज का भी जो अब जहाज को क्या, जहाज का इंश्योरेंस क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि जैसे मान लीजिए जहाज जो है वो बाकायदा कभी कभार समुद्री चट्टानों से भी टकरा सकता है। ठीक है, या जो समुद्र से जो उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं, जैसे लहरों में जहाज का डूबना, है ना, हाई टाइड से, या और अन्य जो भी कोई कारण है ना, जहाज के अंदर छेद, समुद्री जहाज में यदि किसी प्रकार से किसी मछली के द्वारा, बड़ी फिश के द्वारा जो है छेद, टक्कर दे दी गई हो या छेद हो गया हो, तो उसके कारण जो जहाज को जो लॉस हो रहा है, जहाज को जो लॉस हो रहा है, वो जहाजी कंपनी फिर उसको अपनी जो है इंश्योरेंस कराती है। ठीक है, तो वो हो गया हल इंश्योरेंस या जहाज का बीमा। नेक्स्ट है थर्ड, भाड़े का बीमा, इट मीन फ्राइट इंश्योरेंस। अब भाड़े का बीमा में क्या होता है कि जहाजी कंपनी माल को ढोने के लिए क्या लेती है? भाड़ा, इट मीन फ्राइट लेती है। कौन? जहाजी कंपनी। तो जहाजी कंपनी जब इंश्योरेंस ले रही है तो उसका जो हित होगा, है ना, इंटरेस्ट होगा, वो किस में होगा? भाड़े में, क्योंकि जो व्यक्ति जिन्होंने भी माल चढ़ाया है वो उसको माल को पहुंचने पे जो है एक तरह से इंश्योरेंस की राशि, मतलब उसे वो भाड़ा देते हैं, तो उनका जो जहाज का जो हित है वो किस में है? भाड़े में, यानी उसके फ्राइट में। तो यदि माल जैसे रास्ते में ही क्षतिग्रस्त हो जाए, ठीक है, या माल का नियत स्थान तक पहुंचने, सुरक्षित पहुंचने तक का यदि उन्होंने, जैसे कई बार होता है कि माल को आप हमारे वहाँ तक सुरक्षित पहुंचाएंगे तब तक का आपको हम किराया देंगे, तब तक का। ठीक है, तो अब ये भी एक तरह से रिस्क है, किसके लिए? जहाजी कंपनी के लिए, क्योंकि जब तक माल सही ढंग से नहीं पहुंच जाता उसको किराया नहीं मिलेगा। तो कई बार जो कंपनीज हैं वो किसका बीमा करवा देती है? भाड़े का बीमा, कि यानी उसके जो जहाज है उसमें जितना भी माल पड़ा है वह उन सबका इंश्योरेंस करवा लेती है, ताकि यदि माल को किसी प्रकार की भी क्षति होती है तो फिर भी जो है उसे एटलीस्ट भाड़ा जो है उसे इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मिल जाए, क्योंकि उसको वो जो जिनका माल है वो तो देंगे नहीं, तो उसे एटलीस्ट उस भाड़े का नुकसान न उठाना पड़े। और फिर इसके बाद लास्ट है दायित्व बीमा, इट मीन्स लायबिलिटी इंश्योरेंस। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बीमा समुद्री दुर्घटनाओं के दौरान अन्य पक्षकारों के पेशे उत्पन्न दायित्वों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपका जो जहाज है वो किसी अन्य जहाज से टकरा गया, ठीक है, तो जहाज से टकराने पे नुकसान तो दोनों ही जहाज़ों को हो सकता है, या किसी एक को पर्टिकुलर ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पे जो लायबिलिटी बनी वो सामने वाले जहाज़ के लिए बन जाती है। तो इस प्रकार जिस जहाज़ के कारण टक्कर लगी थी तो वो जहाज़ क्या करता है? लायबिलिटी इंश्योरेंस करवा लेता है, ताकि उसे यदि हर्जाना देना पड़े तो वह उस हर्जाने को इंश्योरेंस की राशि से चुका दे। तो यहाँ पे कुल मिला के 4 सब्जेक्ट मैटर आप लोगों ने देखे, जिसमें था कार्गो इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस, फ्राइट इंश्योरेंस और लायबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, लायबिलिटी इंश्योरेंस आपकी बुक में नहीं है, पर वो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है। इसके बाद में अब वही वाली बात कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ कौन कौन से लग सकते हैं, यानी कि सिद्धांत कौन कौन से लगते हैं। सामने फैक्ट है, सबसे पहला जो सिद्धांत होगा वो होगा पूर्ण सदविश्वास का, कि बाकायदा दोनों ही पक्षकार, यानी जहाज भी अपने जहाज में यदि किसी प्रकार की कमी है तो वो पहले से बता देगा और बिना कमी के ही जहाज को अपने आगे की ओर पलायन कराएगा।
और जो माल में भी यदि किसी प्रकार की कोई कमी है, पैकिंग खराब है, तो उसे वो पहले ही बताना होगा ताकि वो पहले ही सुधारा जा सके। दोनों ही एक दूसरे को पूर्ण सदविश्वास के अंदर होली फेथ के ऊपर रखेंगे। इसके अलावा निकटतम कारण, जैसे वो मैंने आपको बताया कि जो भी कारण हैं वो पहले देखा जाएगा। समुद्र है तो समुद्र, जैसे यहाँ पे अग्नि वाली बात हुई थी, तो यहाँ पे अग्नि नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उसने समुद्र की बीमा करवाया तो वहाँ पे भी समुद्र ही काउंट होगा, ठीक है, अग्नि नहीं काउंट होगा। इसके अलावा बीमा योग्य हित का सिद्धांत, यानी दोनों जो माल है, जो भाड़ा है, उनका दोनों का उसमें हित होना ही आ चाहिए। और गर्भित आश्वासन, इसके अंतर्गत भी ये है कि जो अनुबंध से संबंधित जो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख हो जाता है और किसी का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है, ठीक है। तो सामान्य बात है कि यहाँ पे एक तरह से आश्वासन होता है कि जहाज भी बिल्कुल सही है, माल भी बिल्कुल पैकिंग सही है, यहाँ पे एक दूसरे को दोनों के प्रति आश्वासन है। तो यहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट एक तरह से समान ही माने जा सकते हैं, पर यहाँ सिद्धांत के रूप में समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ये इंश्योरेंस वाला टॉपिक जो है 3 वीडियो के अंदर पूरा समझ में आ चुका है, आई होप। अब जो मेरा आगे वाला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसी चैप्टर 4 का बिजनेस सर्विस के अंतर्गत एक तो हमारे स्टोरेज वाला पार्ट बचा है, भंडारण, और एक हमारा कम्युनिकेशन इट मीन संप्रेषण वाला ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट भी बचा है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको आगे वाले जो बिजनेस सर्विसेज हैं, जिसमें हमारा बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आगे जो 3 और है वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आप एक बार वापस अपनी बुक्स के अंदर इनको पढ़ें। और इसके अलावा आपकी बुक के अंदर एक चीज़ और होगी जो इन तीनों के बीच में डिफरेंस होगा। इट मीन्स लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस, इन तीनों के बीच में डिफरेंस होगा। तो आपको उनके बेसिस के अकॉर्डिंग उन डिफरेंसेस को पढ़ना है और एक बार समझने की कोशिश करना है। तो आफ्टर दैट व्हेन द सिचुएशन विल बी कंट्रोल्ड ऑफ द कोरोना, देन यू मे आस्क इन स्कूल और एटसेट्रा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।